So very good morning students. This is Palak and Deval class and today अगर हम देखें तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th की जो हमारा पॉलिनोमियल्स का टॉपिक है. फाइन. अब हमने क्लास 9th में भी ये टॉपिक करा हुआ है तो अब क्लास 10th में उसका थोड़ा सा हायर वर्जन करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू कि अगर हम अपना सीबीएसई के हिसाब से देखें, एनटीएससी के अकॉर्डिंग देखें, बाकी आपकी मैथ्स का पैड्स वगैरह होते हैं और इनके फ्यूचर में भी जाके कोई भी अगर आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह आता है उसमें क्लास 10th की मैथमेटिक्स पूछी जाती है अप टू 10th की, तो उसमें आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा. ठीक है. अगर आप क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसका भी देखें तो आपका जो एलजेब्रा यूनिट है, फाइन, जो आपका एलजेब्रा यूनिट है वो अकेला 20 मार्क्स का आता है जिसमें बेसिकली 4 चैप्टर्स होते हैं. ठीक है. 4 चैप्टर्स में पहला पॉलिनोमियल है, दूसरा लीनियर है, तीसरा क्वाड्रेटिक है और एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो आप पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तभी आपको ये दोनों चैप्टर आएंगे. तो अगर देखा जाए तो एवरेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको ये 15 मार्क्स का टॉपिक है जो अभी आप पढ़ रहे हो. इसकी बेसिक आने आपको बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं फाइन पॉलिनोमियल का टॉपिक से. तो पॉलिनोमियल की जो मैं सबसे बेसिक एक डेफिनेशन लिख सकती हूँ वो मैं लिख सकती हूँ एनी एक्सप्रेशन, आराम से करेंगे हम इसको, एनी एक्सप्रेशन और इक्वेशन. देखो मैं एक एक टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप समझ लो. एनी एक्सप्रेशन और इक्वेशन इन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल. अब इसे ध्यान से समझो कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल क्या है, फिर मैं इनकी हेल्प से आपको बताऊंगी कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या बनते हैं. देखो मेरे पास 2 तरीके की चीजें होती हैं. जैसे अगर मान लो मैंने लिखा कि जो मैंगो है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगोज इज इक्वल टू ₹X. ठीक है. और मैंने 5 kg लिया तो मैं उसको क्या लिखूंगी, 5x. ये मेरा एक एक्सप्रेशन है. ठीक है. आई हैव टेकन 5 kg मैंगोज. तो ये मेरा एक एक्सप्रेशन हो गया. इंग्लिश में ये एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास. तो मैथ्स में हम इसको क्या लिखते हैं, 5x. ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्सप्रेशन है कि अगर मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ आई हैव टेकन 5 kg मैंगोज तो मैं उसको मैथ्स में कैसे लिखूंगी, 5x के फॉर्म में. अब मैंने इसको 2 चीजों को यूज करके बनाया है, 5 और x. ठीक है. अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है. 5 जो है वो मेरा कांस्टेंट है. कांस्टेंट का क्या मतलब होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है. फिक्स इन द सेंस कि हम छोटी क्लासेस में भी 5 को 5 ही पढ़ते थे, अभी हम 5 को 5 ही पढ़ते हैं कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू 10 ही रहेगी, छोटी क्लासेस में भी अब भी. लेकिन जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल में क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, जो वैल्यू होती है वो वेरी करती रहती है. जैसे x की वैल्यू में कुछ भी ले सकती हूँ, कोई भी रियल नंबर ले सकती हूँ. बेसिकली मैं अभी जो पढ़ रही हूँ मैं कोई भी रियल नंबर ले सकती हूँ, नेगेटिव ले सकती हूँ, 0 ले सकती हूँ, फ्रैक्शन ले सकती हूँ, पॉजिटिव ले सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ. तो ये मेरे कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं. कांस्टेंट और वेरिएबल की हेल्प से हम क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशंस लिखते हैं. और अगर मैं कह दूं कि इन 5 kg मैंगोज की कॉस्ट मुझे पड़ी ₹60, तो जब मेरे इक्वल टू का साइन आ जाता है उसको हम इक्वेशन कहते हैं. ठीक है. तो हमारे पॉलिनोमियल किसी भी मैथ्स में आप कोई भी तरीके का एक्सप्रेशन लिख दो उसको आप पॉलिनोमियल कह सकते हो. अगर आप उसमें इक्वल टू का साइन लिख दो, इक्वेशन बन जाए तो भी आप उसको पॉलिनोमियल कह सकते हो. फाइन. तो ये हमारा इस हिसाब से इसका बेसिक बन गया. अब देखो अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन, नॉट फैक्टराइजेशन, अगर हम इसके टाइप्स बताएं तो इसके टाइप्स अलग अलग बेसिस पे हो सकते हैं. जैसे अगर मैं इसके टाइप्स पढ़ूं, इसके जो हम टाइप्स पढ़ेंगे तो ये मेरे अलग अलग बेसिस पे हो सकते हैं. एक होता है वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है, एक होता है डिग्री के बेसिस पे और एक होता है टर्म्स के बेसिस पे. अब देखो ये चीज क्या होती है. जैसे मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखी, मैंने लिखा x², मैंने लिखा 3x³ + 6 x + 5 x² + 2x + 7. ठीक है. 0, ये मैंने अलग अलग लिख दिए. अब देखो 0, 3. ठीक है. अब देखो इनमें डिफरेंस देखो. ये क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की और इसमें टर्म कितनी है 1. इसमें हाईएस्ट पावर है 3 और इसमें टर्म कितनी है 2. तो ये डिग्री और टर्म के बेसिस पे बता रही हूँ. डिग्री और 2 टर्म है इसकी. ठीक है. 3 टर्म है और डिग्री अलग अलग है, डिग्री 2 भी है, डिग्री 1 भी है. और ये जो कांस्टेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं डिग्री 0. ठीक है.
अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी तो वैल्यू ही 0 है, तो क्योंकि ये वैल्यू 0 है तो ये मेरा एक स्पेशल केस होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू ही 0 होती है उसको हम 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, बच्चों को एक दूसरे पॉलिनोमियल से इसको कंफ्यूजन होती है, बट मैं बताऊंगी इसमें क्या डिफरेंस है। ये हो गया, और इन दोनों में अलग क्या है, इसकी डिग्री 0 है। ठीक है, तो ये इस वाले केस में आ जाएगा। तो डिग्री 0 होना और वैल्यू 0 होना ये दोनों अलग अलग बात होती है। अब देखो जब डिग्री की बात आती है तो डिग्री में क्या क्या आ सकती है, डिग्री अगर 0 है तो मैं उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकती हूँ, डिग्री 1 है तो मैं उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकती हूँ, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, likewise for the 3 it's cubic and henceforth it is biquadratic even in case of degree 4, तो वो हमारा क्या हो जाता है, बाइक्वाड्रेटिक हो जाता है। मतलब अगर मैं डिग्री 1 लेके चलती हूँ किसी भी चीज में, इसमें 2 डिग्रीज थी, एक 1 और एक डिग्री थी 0, तो 0 और 1 में जो हाईएस्ट होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको मैं डिग्री बोलती हूँ, तो मैं इसमें क्या बोलूंगी कि ये लीनियर है। ऐसे ही जब मेरी डिग्री 2 होगी, इसमें तो एक ही टर्म है तो डिग्री 2 की है, तो ये मेरी डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 2, तो मैं इसको क्या कहूंगी, क्वाड्रेटिक कहूंगी। ठीक है, ऐसे जब डिग्री 3 आ जाएगी तो मैं उसको क्या कहूंगी, क्यूबिक कहूंगी। तो ये इस हिसाब से हमारे पास होती है। ठीक है, ये मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वाला कौन सा हो गया, 3। थोड़ा सिंपल कर देते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब ऐसा वाला एक्सप्रेशन, इसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। लीनियर वाला मतलब ऐसे वाले जो होते हैं, तो ये हो गया 5 प्लस एक्स। ठीक है, सही है, तो डिग्री 1 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, डिग्री 2 आ जाती है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है। क्यूबिक में कौन सा होता है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये भी देखो उसी का है, क्वाड्रेटिक है। डिग्री 3 में क्या आ जाएगा, 3x³ प्लस 6, और डिग्री 4 में क्या आ जाएगा, x4 3x² प्लस 7, ये इस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा। अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी मैं आपको एक बेसिक बता रही हूँ क्योंकि मुझे आपको पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन बतानी है, तो उसके लिए ये जो बेसिक टर्म्स है इनका आना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार हम समराइज करते हैं, इसको हल्का सा रख कर देते ताकि मैसी ना लगे आपको। ठीक है, अब मैं एक बार आपको ये समराइज करके बता दूं, फिर मैं आपको एक बेसिक चीज बताती हूँ कि हम एक सीक्वेंस से चलेंगे। देखो मैंने तुम्हें बोला कि पॉलिनोमियल क्या है, एक एक्सप्रेशन और इक्वेशन है, डन। कांस्टेंट और वेरिएबल है, मैंने आपको कांस्टेंट और वेरिएबल समझा दिए, मैंने आपको बता दिया कि हम उसको एक्सप्रेशन कब कहते हैं और हम उसको इक्वेशन कब कहते हैं। तो ये तो एक बेसिक सी चीज होगी, इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि ये सारे हमारे जो ये x³ प्लस 6 और ये सब कहाँ से है। ठीक है, पहले इतना काम करो, चलो ये रखो, छोड़ो इसको, ये हमें समझ में आया, ये भी हमें समझ में आ ही गया कि हमें इसको पढ़ना क्यों ज्यादा जरूरी है, कितने मार्क्स की हमारी वेटेज है सीबीएसई की वजह से, और एनटीएससी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आगे जाके आईआईटी वगैरह देने हैं तो एनटीएससी आपका फर्स्ट स्टेप होता है, और ये आपके पब्लिक सेक्टर के आप आगे एग्जाम दोगे उसमें भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज होगी हमारी। अब देखो पॉलिनोमियल को आप कैसे लिख सकते हो, पॉलिनोमियल को जो आप रिप्रेजेंटेशन देते हो वो ये होता है, पॉलिनोमियल इन एक्स। तो अगर सिंगल वेरिएबल में रखते हो तो आप ऐसे लिखोगे, ये हो गया सिंगल वेरिएबल। और अगर आप मल्टीपल वेरिएबल में रखते हो, जैसे अगर मैं मान लो 2 वेरिएबल में रखूं x और y, तो मैं इसको लिखूंगी x प्लस वाई प्लस 3। ठीक है, और मैं अगर इसको 3 वेरिएबल में भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, तो x² ay 4x ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो, तो ये हो जाता है हमारा मल्टीपल वेरिएबल। ठीक है, ये इस हिसाब से वेरिएबल वगैरह लिखते हैं। अब वेरिएबल लिख दिए, अब डिग्री भी बता दी हमने कि डिग्री कैसे होती है, जो हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, x³ प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3x², तो ध्यान से देखो, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, लेकिन किसकी, x की। इधर हाईएस्ट पावर है 5, लेकिन किसकी, 2 की। इधर हाईएस्ट पावर है 2, मगर किसकी, x की। देखो कांस्टेंट से तो हमें मतलब ही नहीं है, क्यों, डिग्री की जो हमारी डेफिनेशन होती है वो होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल
पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल के अंदर जो हमारी डिग्री की हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो होती है हमारी डिग्री, ठीक है। तो ये वाले केस को तो कंसिडर ही नहीं करना। अब बची दो टर्म एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, इसमें तो ऑब्वियस पता है ज्यादा ग्रेटर कौन सी है ये, तो इसको डिग्री बोला जाएगा। इसकी डिग्री क्या बोली जाएगी, 3 बोली जाएगी। तो हम इस हिसाब से एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो हमें क्या क्या समझ में आ गया, हमें ये पता चल गया कि हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे क्या, पॉलिनोमियल इन एक्स, वेरिएबल को ब्रैकेट में लिखते हैं और ये हमारा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड सिंबल होता है। अब जरूरी नहीं है हम इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कई बार हमें दो एक्सप्रेशन देने होते हैं, जैसे मान लो मेरे को विद इन अ क्वेश्चन दो एक्सप्रेशन देने हैं, तो मैंने एक को एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया 5x स्क्वायर प्लस 6x, और दूसरे को मैंने जी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर 5 3x। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि मुझे भाई पी से रिप्रेजेंट करना है। नॉर्मली क्योंकि पॉलिनोमियल पी से स्टार्ट हो रहा है, तो जो हमारा क्वेश्चन में जो हम फर्स्ट पॉलिनोमियल लेते हैं वो हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी अगर आपका मन है तो आप इसको जी एक्स, आर एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स क्यू एक्स तो हमारे स्टैंडर्ड सिंबल्स भी होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल हमने पढ़ लिया, लिखते कैसे है, ठीक है। ये लिख दिया कि ये कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो हमारी कांस्टेंट की डिग्री पे डिपेंड नहीं करती, ये किस पे डिपेंड करती है, हमारे वेरिएबल के हाईएस्ट पावर पे डिपेंड करती है। तो ये चीज हमने क्लियर कर दी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपकी क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को देखें तो हमने ये भी हो गया था, तो कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, हमने पढ़ लिया। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो मेरे पास क्या आ गई, टाइप्स में हमें ये पता चल गया जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी वैल्यू ही 0 होती है, और कांस्टेंट क्या होती है, जिसकी डिग्री 0 होती है। इन दोनों में डिफरेंस है। जीरो पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो खुद ही उसकी डिग्री 0 है। लीनियर में क्या होता है, जो टर्म जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होती है, बाई क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 4 होती है, और उसके ऊपर वाले को होते हैं। अब हम आते हैं टर्म्स के ऊपर। तो टर्म्स के बेसिस पे क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5, ये क्या है, सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म को मैंने लिख दिया मोनोमियल, ठीक है। ऐसे अगर मान लो मैंने किसी एक्सप्रेशन में 2 टर्म लिखी तो मैं उसको बोलूंगी बायनोमियल। ये नॉमियल वर्ड आगे आता ही है, ये नॉमियल वर्ड सब में आता है, ठीक है। सिर्फ आगे का ये जो प्रीफिक्स होता है ये चेंज होता रहता है। मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, मो ही बोल सकते हैं वैसे। बाय मतलब बायनोमियल, तो बाय मतलब 2। 3 अगर लिखने हैं तो कैसे बोलूंगी, जैसे मैं जरूरी नहीं है, देखो इसको भी मैं क्या बोलूंगी, ट्राइनोमियल। अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो ये भी क्या है, ट्राइनोमियल। तो बेसिकली 3 टर्म्स होनी चाहिए, वो 2 वेरिएबल की अलग अलग भी हो सकती है, वो सिंगल वेरिएबल में भी चल सकता है पॉलिनोमियल, जरूरी नहीं है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो एक तरीके से क्या है, ये पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल के अंदर, जबकि ये पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 है, तो इसको हम लीनियर कहेंगे, फाइन। इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, ठीक है। और फिर साथ साथ हम इसको टर्म्स के बेसिस पे कर रहे हैं, तो हमने इनको वेरिएबल के बेसिस पे भी लिख दिया, डिग्री के बेसिस पे भी लिख दिया, और टर्म्स के बेसिस पे लिख दिया। तो ये होता है कि एक ही एक्सप्रेशन के अंदर आप कितनी अलग अलग तरीके की मीन्स आंसर्स क्रिएट कर सकते हो। अब अगर टेट्रा पूछे तो टेट्रा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, 4x 3, ये क्या हो गया मेरा टेट्रा पॉलिनोमियल हो गया। और अगर ऐसे मैं बोलूं डिग्री 4, डिग्री 3, डिग्री 2 और 7, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ ये भी टेट्रा ही तो होगा, ठीक तो है। 4 टर्म्स तो है इसके अंदर, 4 टर्म्स है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये मेरा पॉलिनोमियल हो गया मल्टीपल वेरिएबल में, ये पॉलिनोमियल हो गया मेरा सिंगल वेरिएबल में, ठीक है। इसके हाईएस्ट डिग्री क्या है, देखो 2 2 1 0, तो 2 हाईएस्ट है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। और इसके हाईएस्ट डिग्री क्या है 4, तो ये हो गया बाय क्वाड्रेटिक। तो ये इस हिसाब से एक्सप्रेशन देखो कि इसको हम क्या करते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं। ये हमारी डिग्री के बेसिस पे डिफरेंशिएशन हो गया, ये वेरिएबल के बेसिस पे डिफरेंशिएशन हो गया, और ये हमारा टर्म्स के बेसिस पे डिफरेंशिएशन हो गया। तो अगर हम इसको एक तरीके से समराइज करें, समराइज करने के लिए थोड़ा रफ करना पड़ेगा, स्पेस चाहिए। तो अगर हम इसको समराइज कर दें अच्छे से तो ये क्या हो जाएगा, टर्म्स के बेसिस पे हम इसकी कितनी डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहला होता है
मोनोमियल, दूसरा वाला होता है हमारा बायनोमियल, तीसरा वाला हमारा होता है ट्राइनोमियल, ठीक है, टेट्रानोमियल, और फिर उसके आगे वाले जो सारे के सारे होते हैं वो होते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम इसकी जनरल एक्सप्रेशन लिखने से पहले मैं आपको एक 9th की चीज क्लियर करवा रही हूँ कि आप किन चीजों को पॉलिनोमियल नहीं बोलते थे। जैसे अगर मान लो ये होता था एक्स स्क्वायर 1/x, ठीक है, या फिर अगर मान लो मैं बोलती थी कि एक्स क्यूब के साथ में रूट एक्स है, एक मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर के साथ में 1/2, एक मैंने लिख दिया एक्स क्यूब के साथ में रूट 5x। देखो इन चीजों में डिफरेंस देखो, पहले डिफरेंस देखो क्या है। इधर क्या है, x वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में, इधर वेरिएबल की डिग्री क्या है, फ्रैक्शन में है, इधर 2 डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी कांस्टेंट की डिग्री फ्रैक्शन में है। तो फिर हम एक और चीज पढ़ते हैं, हम किन किन को नॉट अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये वैसे 9th का क्वेश्चन होता है बट कई बार पूछ लेते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अब तुम्हारे पास 20 मार्क्स के एमसीक्यू है तो हो सकता है पूछ ले, ठीक है। तो नॉट अ पॉलिनोमियल में मुझे किन चीजों से दिक्कत है, मुझे उन चीजों से दिक्कत है जिसमें मेरे पास जो मेरी वेरिएबल है, जो मेरा वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली मुझे ये 1/x 1/x स्क्वायर या मैं किसी पॉलिनोमियल में ऐसे लिखूं, मुझे इससे दिक्कत है। और फॉर्म मतलब ये रूट एक्स हो गया, क्यूब रूट हो गया, या फिर ऐसे लिख रखा है, मुझे इस चीज से दिक्कत है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली, मैं एक बार आपको समराइज करवा देती हूँ, फिर हम जनरल इक्वेशन पे आते हैं। जब हम जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम इन चीजों को और थोड़ा ढंग से देखेंगे। इंट्रोडक्शन ढंग से समझ लो तो क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बेसिकली सबसे पहले पढ़ा कि पॉलिनोमियल हमारा एक एक्सप्रेशन या फिर हमारी एक इक्वेशन होता है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए हमने कांस्टेंट पढ़े, हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए। फिर हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल हमारा सिंगल वेरिएबल में भी होता है, पॉलिनोमियल हमारा मल्टीपल वेरिएबल में भी होता है। फिर हमने डिग्री के बेसिस पे पढ़ा कि पॉलिनोमियल हमारा कैसे कैसे डिवाइड हो सकता है। फिर हमने टर्म्स के बेसिस पे पढ़ा कि हमारे पॉलिनोमियल टर्म्स के बेसिस पे कैसे कैसे डिवाइड हो सकता है। उसके बाद में हमने देखा कि हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है कि मेरा कौन सा चीजें पॉलिनोमियल नहीं बनाती, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी हमारी चीजें होती हैं, ये बेसिकली डिसाइड करती है कि हमारा पॉलिनोमियल का बेसिक, ठीक है। अब देखो जनरल इक्वेशन होती है, अब ध्यान से देखो। तो हमें क्या पता चल गया कि हर जगह हम जो कंसर्न है वो हमारे वेरिएबल पार्ट पे कंसर्न है। हमने हमारे कांस्टेंट पार्ट पे बेसिकली कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाई कि कांस्टेंट जो मर्जी कर ले, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलो देखो, अब इसके हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं। तो जनरल इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो हम कैसे लिखेंगे। जनरल इक्वेशन जो होती है हमारी, वो हमारी इस फॉर्म में होती है। देखो कि अगर हमारे पास, मैंने लिखा पॉलिनोमियल इन एक्स को मैंने लिख दिया a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2, सॉरी प्लस a3 x की पावर n-3 प्लस सो ऑन करके यहाँ पे मैंने लिख दिया a(n-1)x और ये मेरा हो जाएगा ये बढ़ता बढ़ता n, ठीक है। अब देखो ध्यान से ये चीजें क्या है, ये मेरे एक जनरल पॉलिनोमियल है। जनरल पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, जो a0 a1 a2 और सो ऑन अप टू an तक लिखा हुआ है, ये सारे के सारे हैं आपके कोफिशिएंट्स। मैं अभी बताऊंगी कि इनकी वैल्यू कैसे कैसे हो सकती है, इन पे क्या क्या लिमिटेशंस है, पहले समझो। ये सारे हमारे क्या है, कोफिशिएंट्स है। यहाँ पर हमारा जो x है वो हमारा वेरिएबल है, जो अभी तक मैं आपको पढ़ा रही थी। तो बेसिकली मैं सिंगल वेरिएबल में बात कर रही हूँ, तो x मेरा जो है वो वेरिएबल है, v को ढंग से बना देते हैं, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जो n है वो बेसिकली मेरी डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हमारा डिग्री और हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो मुझे क्या कहती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि हमेशा जो डिग्रीज हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आनी चाहिए। वो हमारी कैसे आनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है इसको, n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन, इस हिसाब से लिखा है, ठीक है।
तो ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई पॉलिनोमियल इन एक्स, ये हमारे सारे कोफिशिएंट्स हो गए, ये हमारा वेरिएबल हो गया एक्स और ये हमारी डिग्री हो गई। ठीक है, अब देखो कुछ इन पे कंडीशंस लगानी पड़ती है। कंडीशंस बेसिकली क्या होता है, कंडीशंस वो चीजें होती हैं कि हम ऐसा नहीं है एक्स की कोई भी वैल्यू है, एन की कोई भी वैल्यू है, या हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी कोई भी वैल्यू है, हमें इन पे क्या करना पड़ता है, कुछ कॉन्स्ट्रेंट लगाना पड़ता है। तो देखो हमारा कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट क्या होते हैं कि मेरा जो है लाइक वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, वेरिएबल तो हमारा एक्स है, सिंगल वेरिएबल है, और डिग्री का हम क्या कर सकते हैं कि डिग्री हमने अभी भी करी है, डिग्री हमारी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला डिग्री कांट बी नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखो मैं आपको इस चीज का मतलब बताती हूँ। सबसे पहले तो इसने मेंशन कर दिया कि मुझे इंटीजर्स चाहिए, तो इसका मतलब इसको फ्रैक्शन नहीं चाहिए। तो जो मैंने आपको बताया था कि मुझे 1/2, 1/3, फिफ्थ रूट इन सबसे दिक्कत है, तो इसने पहले ही बता दिया कि ये तो मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा, मुझे क्या चाहिए इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं मेरे पास, इंटीजर्स होते क्या हैं, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या आते हैं, 0, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है मुझे तो इंटीजर्स चाहिए, तो फ्रैक्शन तो इसने हटा दिया। दूसरा मैंने आपको क्या कहा था कि मुझे जो है वो इससे भी प्रॉब्लम है, 1/x भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जो x की पावर है वो नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए, वो तो उसने मना कर दिया कि पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये सब चीजें पहले समझाई थी, ताकि अब जब मैं उसको एक थोड़ी सी बोलते हैं ना अपर लेवल के हिसाब से लिखूं, आप लोगों की क्लास 10th के अकॉर्डिंग लिखूं, तो आपको पहला वाला अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये हमें मतलब समझ में आ गया है वो कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स से हमने फ्रैक्शन को हटा दिया इंटीजर्स लिखते ही, और नेगेटिव लिखते ही हमने जितने भी हमारी ये वाली सारी पावर्स थी इनको हटा दिया। अब हमने कोफिशिएंट्स के लिए क्या लिखा है, पॉलिनोमियल हमारा जो है, पॉलिनोमियल है जो नंबर सिस्टम है, ये सारे हमारे रियल नंबर्स में डील करते हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो तो हमारी जो नंबर लाइन होती है, ठीक है, ये नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट हो, सॉरी, ठीक है, नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट हो, एवरी यूनिक पॉइंट, तो नंबर लाइन का जो एवरी यूनिक पॉइंट होता है वो बेसिकली जो होता है वो रियल नंबर होता है। ठीक है, रियल नंबर होता है। अब आप पूछोगे रियल नंबर ही तो होते हैं, हमने तो रियल नंबर ही पढ़े, रियल नंबर में तो सब कुछ आ जाता है। क्या आ जाता है, तुम्हारा रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल में तो आपका फ्रैक्शन भी आ गया, इंटीजर्स भी आ गया, इंटीजर में नेगेटिव भी आ गए, 0 भी आ गए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी आ गए, और इसमें आपके जो बाकी के नॉन टर्मिनेटिंग वाले थे वो आ गए। तो बचा क्या, बचता है रियल नंबर के अलावा हमारे पास एक और कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। ये किस फॉर्म में होते हैं, ये 2 आयोटा की फॉर्म में होते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये चीज नहीं पढ़नी है, तो हम बोलते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल होने के लिए ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये सारे के सारे सिर्फ रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ये हमारी इसकी सेकंड कंडीशन है कि जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। एक और देखो कंडीशन, तो अगर मैं आपको कंडीशन में हम चेक करें, मैं आपको अलग से लिख देती हूँ कंडीशन। तो अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो एक मैंने क्या बोल दिया कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो होंगे मेरे रियल नंबर्स, जो मेरी डिग्री है वो क्या होगी, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होगी। ठीक है, और एक मेरा a0 कभी भी 0 नहीं होगा। अब इस चीज को ध्यान से समझो कि a0 0 क्यों नहीं होगा। मान लो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, मैंने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो किस हिसाब से थी, वो थी x² + 5x + 3, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब ये जो क्वाड्रेटिक का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, x² का जो कोफिशिएंट होता है, अगर मैंने इसको 0 बोल दिया, क्योंकि a0 मैंने किसको बोला है, जो हमारी फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है वो हमारा a0 है। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को 0 बोल दिया, तो क्या होगा, तो क्या हो गया मेरा, अगर मेरा a0 0 हो गया तो ये वाली टर्म तो गायब हो गई। तो अब क्या हुआ, अब इसमें 2 टर्म बची, एक तो डिग्री 1 की और एक डिग्री 0 की। तो मैंने डिग्री की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, पूरे एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो ये तो मेरे क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल की डिग्री तो 1 हो गई, तो ये तो एक लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, क्वाड्रेटिक थोड़ा ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरा a0 जो है वो अगर 0 आ जाएगा तो मेरी जो डिग्री हो जाएगी वो तो मेरी कम हो जाएगी।
अगर आप कह सकते हो ये हो जाएगी n-1 हो जाएगी। तो इसीलिए इफ डिग्री इज इक्वल टू n, क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक करना है तो a0 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन वाली बात थी। क्लियर हो गई? ये अच्छे से हो गई। देखो अब हम देखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि दोबारा से हम किस हिसाब से, ये आप चाहो तो आराम से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारी इसकी जनरल इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी इसकी जनरल इक्वेशन है, और एक हमारी क्या हो जाती है, इसकी कंडीशंस हो गई। और ये मैंने आपको ढंग से बता दिया कि नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर्स का मतलब क्या हुआ, ये मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। एक और चीज देखो कि जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर कोई डेफिनेशन लिखनी है, जैसे मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर वगैरह मैंने आपको क्लियर कर दिया था, लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, इस जनरल इक्वेशन से किसी के भी लिख सकते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या इक्वेशन लिख सकते हो। आप कैसे लिखोगे, ax3, ठीक है, a0 वगैरह लिखना तो a0 से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अभी इसी से बताती हूँ, आपने समझा तो आपको इजी लगे। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें आप कैसे लिखोगे, इसमें आप लिखोगे कि जो मेरा a0, a1, a2, a3 ये सारे मेरे रियल नंबर होने चाहिए और मेरा a0 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको कोई पूछे कि डिफाइन क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आप अगर ये तीनों चीजें लिखोगे तभी वो करेक्ट है। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये चीज लिख के छोड़ देते हैं, ये चीज इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो दोबारा से क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे कि भाई फिर ये चीजें कहाँ गई। ठीक है, तो ये हमारा जो सारा था, ये हमारा पॉलिनोमियल का बेसिक था, ये हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया। अब देखो हमने पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा है, 3 चीजें पढ़ी है। मैं आपको बताती हूँ, आपको पढ़ना है, आपको क्लास 10th में क्या पढ़ना है। ठीक है, क्लास 9th का मैं आपको पूरा तो अभी नहीं समराइज कर सकती, बट अगर देखा जाए तो मैं आपको क्लास 9th का भी बता देती हूँ। आपने क्लास 9th में सिंगल वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन ज्यादा पढ़ी है। आपकी पूरी एक्सरसाइज थी जो लीनियर इक्वेशन पे थी। आपने बेसिकली क्लास 9th में जो पढ़ा है वो पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन पढ़ी है। ठीक है, लीनियर के रूट्स निकालना, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना, वहां पे आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ी, क्यूबिक के रूट्स निकालना, वहां पे आपने लॉन्ग डिवीजन पढ़ी, हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब आपको पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स में आपके बेसिकली 1 मार्क के, 2 मार्क्स के, 2 और 3 एक साथ ले लेते हैं, 2 और 3 मार्क्स के, और जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1 मार्क के जो क्वेश्चन आएंगे वो ज्यादातर ग्राफ रिलेटेड आएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी पॉलिनोमियल की, उससे रिलेटेड आएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इससे रिलेटेड आएंगे। ठीक है, जो हमारे 3 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो हमारे रिलेशनशिप बेस्ड ऑन वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। ये मैं आपको बताऊंगी ये क्या चीज है, और मैं अभी आपको अभी ये बताती हूँ कि ये किस हिसाब से होते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। जो 4 मार्क्स के आते हैं वो आपके डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड आते हैं। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो आपने सब चीजें ये पढ़ी होती है, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ग्राफ आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज 1 है, सेकंड चैप्टर है ना हमारा ये, तो जो 2.1 है बेसिकली वो हमारी ग्राफ से रिलेटेड है। तो उसमें हमारे पास क्या आता है, डिटेल में पढ़ेंगे हम, तो उसमें हम देखते हैं कि बेसिकली जो रियल रूट्स होते हैं, जो हमारे कार्टेशियन प्लेन होता है वो कैसे होता है, ये रियल होता है, और ये मैंने आपको एक इमेजिनरी अभी बताया था वो होता है। तो हमें सिर्फ ये देखना होगा कि कोई ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अगर 3 बार कट कर रहा है तो क्यूबिक हो गया, तो ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। 2 बार कट कर रहा है तो क्वाड्रेटिक हो गया, 1 बार कट कर रहा है तो लीनियर हो गया, और अगर कट ही नहीं कर रहा हो तो उसके रियल रूट्स नहीं है। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, इजी हो जाएगा। रिलेशनशिप बेस्ड ऑन वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स, इसमें आपको सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, एक तो आपको क्वाड्रेटिक पढ़ना है और एक आपको क्यूबिक पढ़ना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पे आपकी जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो बेस्ड है एनसीईआरटी की। ये सब मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। देखो बेसिक जो है वो पहले एनसीईआरटी से करो, उसके बाद में फिर हम एग्जाम्पलर भी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको आप एक्सरसाइज 2.4 बोल लो, या फिर जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की वो वाली है, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड पढ़ोगे। तो इस चैप्टर में 10th क्लास के पॉलिनोमियल्स में हमें लीनियर नहीं पढ़ना,
हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पढ़ना है। क्यूबिक हमारा इधर ही खत्म हो जाएगा। क्वाड्रेटिक के लिए आपके पास आगे एक और चैप्टर भी, जिसको आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे क्वाड्रेटिक को। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम में हमारी लॉन्ग डिवीजन होती है, जो हमारी पूरी एक्सरसाइज 2.3 इस पे बेस्ड है। इसमें भी आपको मैं बताऊंगी कि सिर्फ देखा जाए तो 5 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ये जब हम 2.3 की स्टार्टिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 5 टाइप्स होते हैं। उन क्वेश्चंस में से आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो देखा जाए तो बहुत सिंपल चैप्टर है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एकेडमिक लेवल पे देखो चाहे एनटीएससी लेवल पे देखो मैं आपको एनटीएससी और एकेडमिक दोनों इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम थोड़ा हायर उसके लिए पढ़ते हैं ना, एकदम मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, हमें अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है दैट यस वी आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। फाइन, तो उसके लिए क्या करना है, हमें थोड़ा अच्छे अपनी जो बोलते हैं ना बॉक्स को थोड़ा वाइडन अप करना है, आउटसाइड द बॉक्स सोचना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने एनटीएससी और ओलंपियाड बोले थे उसके भी क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। तो उससे आपको 2 तरीके की प्रैक्टिस होगी। एक तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उन क्वेश्चंस में, उन चैप्टर्स में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें चैप्टर के बेसिक पूछे जाते हैं, बच्चे की बेसिक नॉलेज चेक करी जाती है। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया ना, ए नॉट जीरो क्यों नहीं हो सकता, कांस्टेंट और जीरो में क्या डिफरेंस है, वो बेसिक पूछते हैं। तो ऐसे एग्जाम देने से पहले तो आपके बेसिक क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपकी स्पीड बढ़ती है। आपको पता है कि आपको इतनी देर के अंदर 50 क्वेश्चन करने हैं, मान लो आधे घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन करने हैं, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, आपकी जो है आप ट्रिक्स याद करोगे, आप जनरल जो आप पे है वो ज्यादा लर्न करोगे। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं आप पूरा लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो करोगे। और सीबीएसई में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें आपका क्या फायदा हो जाएगा कि आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करोगे। स्टेप बाय स्टेप से क्या होगा, आप डिटेल वे में कोई चीज पढ़ोगे तो आपकी गलतियां कम होंगी। तो आई वुड रिकमेंड यू कि कोई भी अगर चैप्टर पढ़ते हो तो उसको साथ साथ दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ो। आप अपने सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी पढ़ो, आप अपने जितने भी एंट्रेंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी पढ़ो। तो अगर सीबीएसई के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो हमारी एक एनसीईआरटी है जो हमें पढ़नी है। देखो हमारा क्लास में जो टीचर होते हैं ना उसको हर तरीके के बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है, तो हम बेसिक से लेके चलेंगे। तो एनटीएससी तो एनसीईआरटी तो सबको पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी में तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, पूरी करनी है, विद ऑप्शनल करनी है। एनसीईआरटी वाले लिख देते हैं ऑप्शनल के नीचे, दिस इज नॉट रिगार्डिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, नो दिस इज रिगार्डिंग। हमारे पास पूरा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल वो है ऑप्शनल एक्सरसाइज में, तो क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नहीं आएगा? कई बार क्यूबिक पॉलिनोमियल का 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं वो थोड़े ज्यादा कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, तो वो उसमें 4 मार्क्स में भी दे देते हैं। ठीक है, तो हमने एनसीईआरटी करनी है। उसके बाद में हमने इसकी एग्जाम्पलर भी पढ़नी है। ठीक है, एग्जाम्पलर भी करेंगे हम। एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर वो थोड़ा सा प्लस लेवल हो जाता है। फिर उसके बाद में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर वगैरह के, वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब अगर हम एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली हम क्वेश्चंस, यही सारे क्वेश्चंस किस हिसाब से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि हमारी जो होती है वो स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और थोड़े से क्या हो जाएगा, हमारे बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक में से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम थ्योरी पार्ट पे 1 मार्क के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगर इसका 1 मार्क पढ़ोगे तो ये सारा रिलेटेड कैसे हो गया, जो 20 मार्क का जो एमसीक्यू और वो 1 मार्क वाला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट वाला, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए डिटेल में पढ़ना है। आज हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास थी। लेटर इन क्लासेस we will discuss about our exercises and then we will be doing some kind of higher order questions. Okay, so bye bye till then, see you tomorrow.